नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे हुकार कहा, गद्दारों को सत्ता से बाहर करने तक नहीं रुकेंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में राहुल गांधी का संविधान सम्मेलन, हेमंत सोरेन से हुई मुलाकात। खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी 23 को दाखिल करेंगी नामांकन, वायनाड से लड़ रही है चुनाव। आगे जिक्र होगा कि एनडीए के बाद इंडिया में 20 सीटों का हुआ समझौता, जेएमएम कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, शराबबंदी नीतीश कुमार के शासन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जेडीयू नेताओं का चल रहा है कारोबार। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव से बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को हुकार कहा, गद्दारों को सत्ता से बाहर करने तक नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वो गद्दारों को सत्ता से बाहर करने तक नहीं रुकेंगे। अपने आवास मातोश्री के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि चिकित्सकों ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, लेकिन कितना आराम किया जाए, जब तक गद्दारों को सत्ता से बाहर नहीं कर दिया जाता तब तक आराम नहीं होगा। इससे पहले ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी ने शिवसेना को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और तमाम एजेंसियां उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन शिवसैनिक उनके साथ खड़े रहे। ठाकरे ने कहा कि वो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठाकरे ने कहा कि जब बीजेपी को कोई पूछता नहीं था तब शिवसेना ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को सबक सिखाने का समय आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में राहुल गांधी का संविधान सम्मेलन, हेमंत सोरेन से हुई मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को झारखंड पहुंचे। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे। यहां पार्टी के नेताओं के साथ साथ इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने उनसे मुलाकात की। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी शौर्य सभागार में संविधान सम्मेलन में शामिल हुए और इस सम्मेलन में सिविल सोसाइटी और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए हैं। राहुल गांधी रांची में 500 से ज़्यादा प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं और जोर शोर से इसकी तैयारी की जा रही थी। दिल्ली और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए काम कर रही थी। राहुल गांधी अब रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरे तो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो समेत कई सारे नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी 23 को दाखिल करेंगे नामांकन, वायनाड से लड़ रही हैं चुनाव। जी हाँ दोस्तों, केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए हाल ही में तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। इस सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होगा और 10 दिन बाद यानी 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस सीट से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है, जिसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। वायनाड सीट को कांग्रेस अपना गढ़ बनाने में जुटी है यहां से, इसीलिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है और इस बार जब मैदान में उतरी हैं तो सामने सीपीआई और बीजेपी टक्कर देने के लिए तैयार खड़ी है। बीजेपी और सीपीआई एकदम मजबूत उम्मीदवार इस सीट से प्रियंका के सामने खड़ा कर रहा है। सीपीआई ने तो अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी है। जहां वायनाड की सीट सीपीआई ने स्थानीय और मजबूत नेता सत्यन मोकेरी पर भरोसा जताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए के बाद इंडिया में भी सीटों का हुआ समझौता, जेएमएम कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों प्रमुख गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक दिन बाद इंडिया गठबंधन ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनका अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल हो गई है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों दलों के हिस्से 70 सीटें आई हैं। इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक और सहयोगी शामिल हो रहे हैं। वाम दलों की भी इसमें भूमिका होगी। उन्होंने कहा
कहा कि पहले चरण में हमने तय किया है कि राज्य की 70 सीटों पर झामुमो और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। शेष 11 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, शराबबंदी, नीतीश कुमार के शासन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जेडीयू नेताओं का चल रहा कारोबार। जी हाँ दोस्तों, जहरीली शराब त्रासदी को लेकर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि शराबबंदी नीतीश कुमार के शासन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और जेडीयू और उसके नेताओं की आड़ में 30,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि अपने पहले 2 कार्यकाल में हजारों शराब की दुकानें खोलने के बाद मुख्यमंत्री अब महात्मा होने का नाटक कर रहे हैं। बिहार जहरीली शराब त्रासदी में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 मृतक सीवान के हैं जबकि 5 सारण के हैं। इस मामले ने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है और विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा शराब की बिक्री और उपभोग पर लगाए गए प्रतिबंध की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि बिहार के हर चौक चौराहे पर शराब की दुकानें खुलवाने वाले तथा शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब से हजारों जाने लेने वाले मुख्यमंत्री अब महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुरू के 10 वर्षों में बिहार में शराब की खपत बढ़ाने के हर उपाय किए और अब अवैध शराब बिकवाने के हर उपाय कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे इन तथ्यों को झुठला सकते हैं? उन्होंने दावा किया कि नीतीश जी की तथाकथित शराबबंदी के बाद भी स्थिति इतनी बदतर है कि एक आंकड़े के अनुसार बिहार में हर दिन औसत 400 से ज़्यादा लोगों की शराब से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी होती है तथा बिहार पुलिस व मद्य निषेध विभाग की ओर से प्रदेश में हर दिन करीब 6,600 छापेमारी होती है, यानी औसत हर घंटे 275 छापेमारी होती है। इसका अर्थ है कि बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग हर महीने लगभग 2 लाख तथा प्रतिवर्ष 25 लाख जगह छापेमारी करता है, लेकिन इसके बाद भी अवैध शराब का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। आरजेडी नेता ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी के उल्लंघन के 8.43 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 12.7 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 12.7 लाख लोगों में 95% दलित और दूसरे वंचित जातियों के लोग थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महायुति ने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया, कांग्रेस ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का इस्तेमाल किया गया था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में चंदे से जुड़े इस मामले के कारण सरकारी खजाने को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक चपत लगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। व्यापम घोटाले में बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वालों को हुई सजा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भोपाल की विशेष न्यायाधीश अतुल सक्सेना की अदालत ने व्यापम घोटाले में फर्जी दस्तावेज के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने के आरोप में सौरभ सचान को दोषी ठहराते हुए 3 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौड़िया और आकिल अहमद खान ने की है। व्यापम घोटाले का यह मामला 2021 में प्रकाश में आया, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए छात्रों के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने की शिकायत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल को सौंपी। अपनी शिकायत में उन्होंने संदेहास्पद छात्रों की एक सूची भी प्रस्तुत की, जिनमें अधिकांश उत्तर प्रदेश के निवासी बताए गए थे। आरोप था कि इन छात्रों ने मध्य प्रदेश का फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाकर प्रवेश परीक्षाओं में भाग लिया और मेडिकल कॉलेज में सीटें हासिल की। इसके अलावा शिकायत में यह भी कहा गया है कि कई छात्रों के सीट आवंटन पत्र में लगी तस्वीरें उनकी असली पहचान से मेल नहीं खाती थी, जो कि संदेहास्पद था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी उपचुनाव में बिगाड़ेगी बीजेपी का खेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दोबारा गठबंधन बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। यहां पर तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव पर
पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लगाई मोहर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की पहली बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने का प्रस्ताव पास किया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी, जिसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीदों को ज्यादा बल मिला है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़ा प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A का कोई जिक्र नहीं हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश के प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तो मुहर लगा दी है। इस मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र को अपना वादा पूरा करना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। यह हमारा अधिकार है, हम वही मांग रहे हैं जो उन्होंने पहले ही वादा किया था। उन्होंने ये भी कहा है कि हम उमर अब्दुल्ला 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।